हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट। आज हम फिर से नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का श्रावण होता है। इंसुलिन का श्रावण होता है, कहाँ से होता है? ऑप्शन है अग्न्याशय, यकृत, अमाशय या आंत। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? जो इंसुलिन होता है उसका श्रावण होता है। ऑप्शन है अग्न्याशय, यकृत, अमाशय और आंत। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, डायग्राम है ये रहा अमाशय। यहाँ जहाँ से अमाशय खत्म होता है यहीं से यहाँ पे यकृत होता है। इसी में पित्त की थैली होती है। ठीक है, ये यकृत हो गया। अब जब ये यहाँ पे आता है, इस जगह पे एक संरचना होती है अमाशय के नीचे, पैंक्रियास। ठीक है, ये पैंक्रियास होती, पत्तीनुमा संरचना होती है। ठीक है, पत्तीनुमा संरचना होती है। इसके ऊपर जो उभार होते हैं ना, ये इसके ऊपर उभार आते हैं, ये सहतूत की तरह होते हैं। ठीक है, सहतूत की तरह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्न्याशय पे जो उभार होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? तो सहतूत की तरह होते हैं। तो अग्न्याशय कहाँ है? अमाशय के नीचे, अमाशय के जस्ट नीचे है अग्न्याशय। ठीक है, यहाँ से ये एक मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, ये एक मिश्रित ग्लैंड है, मतलब यह अंतर एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, ये कहाँ? इसी के अंदर तीन तरह की कोशिकाएं होती, तीन कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा होती हैं कोशिकाएं अग्न्याशय के अंतर्गत। ठीक है, तो जो अल्फा होता है इससे ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, और जो बीटा होता है इंसुलिन निकलता है इससे, इंसुलिन। तो ये क्लियर हुआ। ये जो अग्न्याशय है इसमें तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकेगॉन स्रावित होता है और बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इंसुलिन का श्रावण होता है, कहाँ से होता है? अग्न्याशय, यकृत, अमाशय। तो यहाँ पे तो अग्न्याशय मैंने बताया ना, तो अग्न्याशय राइट आंसर। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा अग्न्याशय की कौन सी कोशिका से, अल्फा से या बीटा से या फिर गामा से, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा। ठीक है, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इतना क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर। इंसुलिन का श्रावण होता है अग्न्याशय से। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्लैंड है और इससे अल्फा, बीटा, गामा तीन तरीके की कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी बीटा से निकलता है। तो पीजीटी लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे जरूरी नहीं अग्न्याशय ही पूछ ले, इतना सरल नहीं पूछते, वहां पे बीटा कोशिका भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका या गामा कोशिका भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे बीटा कोशिका होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऑप्शन है मेंडबल, दूसरी है फीमर, तीसरी है स्टेपिस, चौथी है ग्लूटियस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मेंडबल। ठीक है, मेंडबल, फीमर, स्टेपिस या ग्लूटियस। तो हम एक एक देखेंगे। जो फीमर होती है ना, ये सबसे, मेंडबल जो है ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, मजबूत। और ये पाई कहाँ जाती है? जबड़े में, ये पाई जाती है जबड़े में।
जबड़े में पाई जाती है और सबसे मजबूत होती है। फीमर होती है सबसे लंबी, और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में। ये सब याद रखना है क्योंकि दोनों ही चीजें पूछ सकते हैं। स्टेपिस सबसे छोटी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? कान में। हड्डी की बात हो रही है, ठीक है। और ग्लूटियस ये मांसपेशी है, ठीक है। क्या है? मांसपेशी। मांसपेशी है जो कि कूल्हे की है और ये सबसे बड़ी पेशी है, ठीक है। सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिकस, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन के लिए डाल दिया गया था इसमें। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हुई? जब मैंडिबल, और ये कहाँ पाई जाती है? जबड़े में, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कितने खंडों में होती है? कितने खंडों में होती है? ऑप्शन है 1, 2 खंडों में या 5 खंडों में, 1 खंड में, 2 या फिर 5 या फिर 4। कितने खंडों में होती थायराइड ग्लैंड? तो सबसे इसके लिए हमें थायराइड ग्लैंड समझनी पड़ेगी, ठीक है। हम थायराइड ग्लैंड को समझेंगे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गले में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? गले में। ये किस आकार की होती है? एच आकार की, ठीक है। एच आकार की द्विखंडी होती है। तो जब हम थायराइड के बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है और एच आकार की होती है और द्विखंडित होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया 2, ठीक है। देखिए ये एच की तरह होती है, किस तरह होती है? ऐसी होती है, 2 खंडों में होती है, ठीक है। और यहां से ये जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं इस्थमस। जो जोड़ होता है ना, इसको इस्थमस बोलते हैं। ये गले में होती है और 2 भागों में बटी होती है। ये जो जोड़ होता है ना, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। अब इसके साथ हमें एक चीज और समझना पड़ेगा, पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो इसी के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर होती है, 4 होती है। तो क्या जानेंगे? जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है कितनी होती है? 4। पैराथायराइड ग्लैंड 4 होती है, ठीक है। 4 होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो बीच का जुड़ा हुआ भाग है ये इसे इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। और पैराथायराइड 4 होती है और थायराइड 2 होती है और 2 खंडों में बटी होती है। किस आकार की होती है? तो एच आकार की होती है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में सारा क्लियर। तो इसका क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्लैंड कितने खंडों में होती है? तो 2 खंडों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है? मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन है अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्लैंड, पीयूष, या फिर अधिवृक्क, पीयूष, पैराथायराइड, पैराथायराइड या थायराइड। थायराइड। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है? अधिवृक्क, पीयूष, पैराथायराइड या थायराइड। तो अभी हमने थायराइड और पैराथायराइड तो देख ही लिया है। थायराइड और पैराथायराइड देख लिया। ये कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। पैराथायराइड थायराइड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो अधिवृक्क है वो
ऐसी एक संरचना होती है किडनी की, ठीक है, यानी वृक्क, वृक्क या किडनी, ठीक है। ये क्या है, वृक्क, इसमें संरचनाएं होती हैं। इसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि ऐसी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है अधिवृक्क, इसी को एड्रिनल बोलते हैं, ठीक है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसे। तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग के अनुसार मुख्य रंग है, ठीक है, पराग के अनुसार मुख्य रंग कौन से हैं, तो पराग ने सिर्फ 3 कलर को मुख्य रंग बताया। कौन से, लाल को, पीला और नीला, ठीक है, लाल, पीला और नीला को पराग ने मुख्य रंग बताया है। मुख्य रंग में एक रंग और आता है हरा, हरा, हरा जो है ये मुख्य रंग नहीं है। पराग के अनुसार हरा रंग मुख्य रंग क्यों नहीं है, क्योंकि जो मुख्य रंग वो होते हैं जो किसी रंग से बनाया ना जा सके, और हरा रंग दूसरे रंगों से बन सकता है, इस वजह से इनके अनुसार मुख्य रंग में नहीं है। मुख्य रंग होते हैं स्पेशली लाल, पीला और नीला। और जो रसायन शास्त्री हैं, जो भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने हरे रंग को मुख्य रंग माना है। उन्होंने क्या किया है, प्रकाश से अवशोषित रंगों के अकॉर्डिंग उसका विभाजन किया है, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग इसे हरा रंग को प्राथमिक माना है। पर पराग के अनुसार लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेन शुगर कहते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लैक्टोज, ठीक है। तो जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया था, जो है जो मोनो, डाई और पॉली, ठीक है। तो उसमें जो मोनो होता है उसमें हमने ग्लैक्टोज के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था ग्लैक्टोज के बारे में, ये जो ग्लैक्टोज होता है ये लैक्टोज के टूटने से बनता है, ठीक है, लैक्टोज के टूटने से बनता है ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। जब लैक्टोज टूटता है ना तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है, ठीक है, या फिर कह दीजिए ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलाकर लैक्टोज बनता है। तो जब लैक्टोज टूटता है तब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है। तो जो ग्लैक्टोज होता है ना ये हमारे मस्तिष्क को और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, वहां पे ये प्रभावित करता है, इसलिए इसे ब्रेन शुगर कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ये एनर्जी देता है तुरंत, ठीक है। तो जो ग्लैक्टोज है ये पूरे शरीर में एनर्जी देता है, पर जो ग्लैक्टोज होता है ना ये जाके मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। कहाँ, मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लैक्टोज। जो ग्लैक्टोज है इसे हम ब्रेन शुगर कहते हैं, क्योंकि ये नाड़ी तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति में ग्लूटीन पाया जाता है, किस वनस्पति में ग्लूटीन पाया जाता है। ऑप्शन है मक्का, गेहूं,
धान, मक्का, गेहूं, धान या फिर सोया। तो क्वेश्चन क्या है, किस वनस्पति में ग्लूटीन पाया जाता है? मक्का में, गेहूं में, धान में या सोयाबीन में? तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, और गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन, ये ग्लूटीन, और ये तन्यता प्रदान करता है, ठीक है। क्या प्रदान करता है? तन्यता। ये तन्यता प्रदान करता है, ठीक है। जब हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटे को गूंथते हैं, तो उसमें खिंचाव होता है, वो इसी की वजह से होता है, ग्लूटीन की वजह से, ठीक है। ग्लूटीन प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछा जाए गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटीन पाई जाती है। और किस वनस्पति में ग्लूटीन पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है। और ग्लूटीन की वजह से क्या होता है, तो ग्लूटीन की वजह से तन्यता आती है, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर? ग्लूटीन की वजह से क्या आती है? तन्यता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई करते समय करते समय कपड़े में अस्तर जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। टांके का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सादा टाका, कच्चा टाका या फिर तिरछा कच्चा टाका, तिरछा कच्चा टाका या फिर असम टाका, या फिर असम टाका। क्वेश्चन क्या है, सिलाई करते समय कपड़े में अस्तर जोड़ने का टाके का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, इसमें हमें अस्तर को जोड़ना है, ठीक है, तो हम अस्तर को इस पे रख के ऐसे ऐसे तिरछे सिलाई चलाते हैं, ठीक है, जिससे ये अस्तर जुड़ जाता है, फिर हमें जहाँ पे चाहे उस पर सिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ कच्चा टाका, ठीक है, तिरछा कच्चा टाका। तिरछे सिलाई चला देते हैं इस पर, ठीक है, तिरछी सिलाई चलाते हैं, इसलिए जब हम अस्तर को जोड़ते हैं तो इसलिए हम तिरछा कच्चा टाका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाटा सेट 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन है मीन, मीडियम या मोड या सभी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा डाटा सेट 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? मीन करता है, मीडियम करता है, मोड करता है या फिर सभी करते हैं? तो जो मीन होता है ना, वो एवरेज निकालता है, मीन जो है एवरेज निकालता है। और जो मोड होता है, ये क्या करता है, जिस शब्द की आवृत्ति ज्यादा होती है, आवृत्ति को लिखता है ज्यादा, ठीक है। और जो मीडियम होता है, इसमें हम 2 का सेट तैयार करते हैं, मतलब मध्य का निकाल लेते हैं, एक सेट इधर तैयार हो जाता है, एक सेट इधर तैयार हो जाता है, ठीक है, मध्यमान में, ठीक है, मध्यमान में 2 सेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ मीडियम, या मीडियन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र
राष्ट्रीय बचत पत्र नियंत्रण में रहता है, नियंत्रण में रहता है। ऑप्शन है डाकघर, बैंक, शेयर, डाकघर, बैंक, शेयर या फिर एलआईसी। एलआईसी। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र नियंत्रण में रहता है, किसके नियंत्रण में रहता है, मतलब जो राष्ट्रीय बचत पत्र होता है वो किसके द्वारा निर्गत किया जाता है, डाकघर के द्वारा, बैंक के द्वारा, शेयर के द्वारा या एलआईसी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डाकघर। डाकघर नियंत्रित करता है राष्ट्रीय बचत पत्र को। ठीक है, ये बचत को, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है, ये बचत को ज़्यादा प्रभावित करने के लिए डाकघर में छोटी छोटी योजनाएं चलाई गई। उसमें क्या होता है, लोग राष्ट्र बचत पत्र खरीदते हैं, फिर उसको जब भी जरूरत होती है तो उसे बैंक में ले जाके वापस उसके बदले धन को ले लेते हैं। ठीक है, यही होता है राष्ट्रीय बचत पत्र। उसमें टाइम के अकॉर्डिंग ब्याज भी मिलता है। ठीक है, तो डाकघर में क्या मिलता है, राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है कहाँ, किसके द्वारा होता है, अमीनो अम्ल द्वारा, या अमीनो अम्ल में जो प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से होता है, अमीनो अम्ल में पेप्टोन या फिर शर्करा, पेप्टोन, शर्करा या फिर लैक्टोज। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से होता है अमीनो अम्ल में द्वारा, अमीनो अम्ल, पेप्टोन, शर्करा या लैक्टोज। तो प्रोटीन का जो इकाई है क्या है, अमीनो अम्ल है। ठीक है, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है, तो इसका पूर्ण पाचन भी इसी रूप में होता है। ठीक है, टूटकर प्रोटीन फिर से अमीनो अम्ल बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।